Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Welcome to your new class of second year chemistry with new syllabus. Similarly, मैंने जो contents हैं आपके सामने रखे हैं जो आपको ओवरव्यू देंगे आपकी पूरी बुक का कि कैसे चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। स्टार्ट में आपके पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स उसके चैप्टर जो है उसके मेटल्स हैं। फिर उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, हेलोजन अल्केन्स, यानी जो क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उनको चैप्टर्स की फॉर्म में लिया गया है। स्टूडेंट्स 26 चैप्टर पॉलीमर का है, 27 बायोकेमिस्ट्री, 28 क्रोमेटोग्राफी है। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 यूनिट्स हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप में मटेरियल एंड एनर्जी, देन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और एट द एंड जो है आपका वाटर का चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। स्टूडेंट्स बाकायदा स्टार्ट करने से पहले चैप्टर्स को मैं आपको कुछ गाइडलाइन देती चलूँ कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अभी बुक परचेज़ नहीं की होगी, तो बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की, वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो मटेरियल सामने है ये सारी आपकी बुक को ही फॉलो किया गया है। कोई बुक का जो वर्ड है, कोई भी लाइन है स्किप नहीं की गई। तो आपने साथ साथ सीखना है। अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर बुक विद यूनिट 17 ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी रिएक्टिविटी के ट्रेंड क्या हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी रिएक्शंस की, तो मेनली यहाँ पे 3 जो हैं डिस्कस होंगे टाइप के रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट टाइप रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ, सेकंड वाटर, थर्ड इसमें एसिड्स आएंगे। फिर इसके बाद आते हैं रिएक्टिविटी की सीरीज़। ठीक है, इसमें रिएक्शन की प्रिडिक्शन भी हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कैसे वेरी करती है अलोंग द ग्रुप। फिर ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं अल्कली मेटल्स जिनको हम कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी प्रॉपर्टीज़ का आपस में कंपैरिजन करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि दोनों आपस में किस तरह जो है वो वेरी करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे 5th पे कि ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स, इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होती है। 6 पे हमारे पास है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स, तो आयनिक रेडियस और एनाइन पोलराइजेशन हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स के सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड को हम स्टडी करेंगे किस पर्सपेक्टिव से, सोलबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, यानी हम इनकी सोलबिलिटी स्टडी करेंगे कि सोलबिलिटी किस तरह इनकी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन। तो इसमें फैक्टर्स भी देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सोलबिलिटी। इसके बाद हम वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी की बात करेंगे, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट्स की, हाइड्रेशन इंथैल्पी वर्सेस लेटेस्ट एनर्जी। कम्प्लेक्स साइंस एंड देयर रोल्स की अगर बात करें ग्रुप 2 कंपाउंड फॉर्मेशन में, हम देखेंगे कैसे होती है, और एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है वो देखेंगे। इंडस्ट्रियल एंड एवरीडे यूज़ ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड से जो हम देखेंगे कि इनकी यूजेस कहाँ पे हैं, एप्लीकेशन क्या है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। अच्छा, स्टार्ट में बच्चों मैंने जो है आपका फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर के स्टार्ट में, क्वेश्चन मैंने आपको सामने दिया है कि वाई आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? तो पहली रीज़न जो है इसकी वो ये है, मेटालिक करैक्टर इनका होता ही है वो, तो कि अर्थ क्रस्ट में इनकी अबंडेंस होती है, यानी कि ये अर्थ में जो है इनकी कंसंट्रेशन कह लें या इनकी मिकदार जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ देयर रिएक्टिविटी एंड केमिकल नेचर। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें,
एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो अल्कली मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स के दरमियान में यानी इन बिटवीन जो है इनकी रिएक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इनकी रिएक्टिविटी के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन है। ऑब्वियसली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, यानी इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने होंगे 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपने क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि हमने आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में देखा है। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा हुआ है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम में, जिसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनता है। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच क्या है केटाइन बनाते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ, और फिर ये आगे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, मज़ीद डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, या फिर ये नॉन मेटल्स जैसा कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी ये रिएक्शन करके हेलाइड्स बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी अक्रेंस कहाँ कहाँ पे होती है, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो बेरिलियम इस ग्रुप का पहला एलिमेंट है। तो बेरिलियम जो है ये एलॉय जिन्हें हम भर्त कहते हैं उर्दू में, हम मिक्सचर जो है मेटल्स का वो हम मिक्सचर जो है वो बनाते हैं डिफरेंट रेशियोज के साथ, तो वो हम उसे एलॉय कहते हैं। तो ये एलॉय में इस्तेमाल होते हैं, और ये एलॉय कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये एरोस्पेस मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन पार्ट है। अगर हम क्लोरोफिल की पोर फायरिंग रिंग को देखें तो इसमें जो सेंटर पे आपको एलिमेंट नज़र आता है वो क्या है मैग्नीशियम है। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, तो ये 8 मोस्ट वाइडली जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं उनमें इनका शुमार होता है, यानी दीज आर अमंग द 8 मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। कैल्शियम अगर हम बात करें नेचुरली कहाँ पाया जाता है, तो ये नेचुरली लाइमस्टोन में यानी कि चूने का पत्थर जिसको आप कहते हैं उसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वो डोलोमाइट में पाया जाता है, ये एक नेचुरल जो है मिनरल है, तो ये जो है अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट है। तो ये इनकी क्या है मेन अक्रेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन की कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है वो ठीक है, तो जो फायरवर्क्स में कलर नज़र आ रहे होते हैं कहाँ से आते हैं, तो उनका ताल्लुक मेटल्स के साथ है। अब ग्रुप 2 मेटल्स की अगर बात करें तो कैल्शियम जब बर्न होता है तो ये कौन सा कलर देता है रेड। बेरियम की बात करें तो ये कौन सा कलर देगा ग्रीन। स्ट्रोंशियम की बात करें तो कौन सा कलर देगा ऑरेंज। मैग्नीशियम की बात करें तो ये ब्राइट वाइट कलर में फ्लेम देता है। तो इन्हीं कलर्स को सामने रखते हुए ये फायरवर्क्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स की कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है, यानी इसमें 4 प्रोटॉन हैं। मैग्नीशियम में 12, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम की हम बात कर लेते हैं तो इसमें 38 और 56 प्रोटॉन नंबर। अब बच्चों एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको साथ बताती चलूँ कि पीरियोडिक टेबल में आपको कोशिश करें कि आपको सारा पीरियोडिक टेबल याद हो। एलिमेंट्स के एटलीस्ट आपको अटॉमिक नंबर लाजमी आने चाहिए। अगर अटॉमिक मास नहीं भी आते लेकिन अटॉमिक नंबर आप ज़रूर याद करें। एटलीस्ट जो है आप 20 तो आप फर्स्ट जो है उनके याद करें लाजमी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में बेरिलियम की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 में हीलियम 2 है। नोबल गैसेस की बात करें तो करीब 3 नोबल गैसेस जो हैं उनकी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
जो है हमने इनको मेंशन कर दिया है, और साथ हमने मेन जो इनका आउटर मोस्ट शेल है उसको हमने रिप्रेजेंट किया होगा। अब सब में आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट जो है इनके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे इनका सब शेल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जब हम डिवीजन करते हैं ब्लॉक्स के लिहाज से एलिमेंट्स की, तो ये किस में आते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। मेटालिक रेडियस की बात करें तो मेटालिक रेडियस में हम इनका कंपैरिजन देखेंगे। बच्चों याद करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इतनी जो वैल्यूज़ हैं इनको याद करना, मेमोराइज़ करना इतना ईजी नहीं है, और बहुत से बच्चे जो है मेमोराइज़ कर भी नहीं सकते, और ये इतना नेसेसरी नहीं। मेन चीज़ जो आपको आनी चाहिए, जो आपको एनालिसिस आना चाहिए, वो ट्रेंड है। ट्रेंड देखें कि ये जो मेटालिक रेडियस है अलोंग द ग्रुप, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो ये कैसे वेरी हो रहा है। साइज जो है बेरिलियम से बेरियम की तरफ जब जाते हैं तो साइज क्या है? बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे हम नीचे आते हैं ग्रुप में तो शेल बढ़ते हैं, जैसे शेल ऐड होते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और साइज भी बढ़ता जाता है। तो ऑब्वियसली अगर साइज बढ़ता है तो मतलब एटम का रेडियस भी बढ़ रहा है। आयनिक रेडियस की बात करें तो सेम ट्रेंड है। बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएं तो आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लें। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी that amount of energy which is required to remove electron from the outermost shell of an atom in isolated gaseous state। यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए आउटर मोस्ट शेल से किसी भी एटम के, क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, क्या ट्रेंड है, तो बेरिलियम से बेरियम की तरफ जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है? नो, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है? रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे क्या है ये हम देखते हैं, बल्कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को भी साथ देखते हैं कि ये भी सेम ट्रेंड में जा रही है। तो यानी ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल क्या हो रही है? टॉप टू बॉटम फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेन यहाँ पे हम जो देखेंगे, हम साइज को देखेंगे कि जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज क्या होता है? बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो साइज के बढ़ने से क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। आप ऐसे समझें जैसे कि क्लास का जो साइज़ है, यानी कि जो कमरा है क्लासरूम, उसका साइज़ सेम है, टीचर भी एक है। अब बच्चों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ रही है टीचर के लिए कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस होता है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल के, उन पे कम होता जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है और शेल जो है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे बहुत बड़ी क्लास हो जिसपे टीचर का कंट्रोल कम है, वहाँ से बच्चे का पीछे से निकल के बाहर जाना क्लास से, उसको रास्ता मिलता है, आसान है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को भी निकालना बहुत आसान हो जाता है जब साइज जो है एटम का बड़ा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेरिलियम की 1.5 है, मैग्नीशियम की 1.2 है, कैल्शियम की 1 है, स्ट्रोंशियम की भी 1 है और बेरियम की 0.9। बेरिलियम की सबसे ज़्यादा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बेरिलियम का, मैग्नीशियम का देखें, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम का क्या है? 650, यानी कि मैग्नीशियम का एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कम है। अच्छा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट जो है मैग्नीशियम का 650 डिग्री सेल्सियस है, जो कि एज कंपेयर टू बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कम है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का साइज़ कम होता है और मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो उनका मेटालिक
जो है करैक्टर जो है मैग्नीशियम का, मेटालिक बॉन्ड जो होता है खासकर, वो वीक होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैग्नीशियम का कम होता है, क्योंकि वो बॉन्ड को, जो फोर्सेस होती हैं कोहेसिव, उनको आसान होता है सप्रेस करना। इसके बाद डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑब्वियसली साइज जो है बेरियम का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो मैस ज़्यादा है इसका, तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम बेरियम का ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये टेंडेंसी होती है मेटल्स की कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ कर दें, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो यही रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि कितनी आसानी से जो है, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देके ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि कितना अच्छा है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखें, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देते हैं वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐड करते हैं उनमें मोस्टली जो हैं वो मेटल्स होती हैं, और इन्हीं मेटल्स में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरियम की बात करें तो इसकी वैल्यू 2.91 सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेरियम है ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसीलिए इसकी हाई नेगेटिव वैल्यू है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। बच्चों नेक्स्ट ट्रेंड हम देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी के बेरिलियम से बेरियम तक। तो फैक्टर्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है उतनी ही आसानी से रिएक्टिविटी जो है यानी ज़्यादा होगी। इसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी तो इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट किससे आता है? ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। जैसे कि अभी बताया मैंने कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान क्यों है? क्योंकि हाई शील्डिंग इफेक्ट है, साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान हो जाएगा, साइज बड़ा है। फोर्थ फैक्टर मतलब ये जो चारों फैक्टर हैं ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये कनेक्टेड हैं, और यही फैक्टर्स क्या हैं? ये हाई रिएक्टिविटी की वजह है बेरिलियम से बेरियम तक। और आपको पता है बेरियम का साइज सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। आपने ट्रेंड अच्छे से याद रखने हैं, यहाँ पे ट्रेंड बहुत आपको एमसीक्यू के लिहाज से, एमडीकैट के लिहाज से ये आपको बहुत आगे काम आएंगे, इसलिए आपस में कंपैरिजन और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट, हर जो भी आप पढ़ रहे हैं टॉपिक उसका कॉन्सेप्ट आपको लाजमी होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट होगा तभी आपको ट्रेंड भी याद रहेगा। कुछ एनोमलीज होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल होती हैं केसेस जिसमें कि ट्रेंड फॉलो नहीं होता, बट उसकी भी आपको रीज़न जो है वो साथ आनी चाहिए। अब ये ट्रेंड जो है आपकी बुक से ही है ये लिया हुआ, बेरिलियम से बेरियम तक का, कि कैसे साइज के बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ रही है। कि नेक्स्ट आपके पास है करेक्टरिस्टिक्स, हम देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। बेटा रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं ऑक्सीजन का बेरिलियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ और कैल्शियम। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे कहेंगे जनरली, इसका नाम ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब ऑक्सीजन के साथ बेरिलियम का रिएक्शन किन कंडीशंस पे होता है? तो हाई टेम्परेचर, याद रखिएगा जब आप ये पेपर में लिखेंगे तो कंडीशंस लाजमी मेंशन करें, क्योंकि विदाउट कंडीशन रिएक्शन नहीं होते। तो बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये बेरिलियम ऑक्साइड क्या है? ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जो है बेरिलियम के ऊपर बना देगी, जो उसको मजीद करूजन से बचाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि बेरिलियम जो है उसको आसानी से जंग क्यों नहीं लगता, यानी कि ये लीस्ट क्रूसिव क्यों है? तो उसकी रीज़न ये है कि ऑक्सीडेशन जो होती है वो लिमिटेड होगी। क्यों ऑक्सीडेशन होगी? बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, लेयर बनाएगा प्रोटेक्टिव,
जो कि मज़ीद ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी बेरिलियम की। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ये ब्राइट वाइट फ्लेम होता है। आपने पहले एप्लीकेशन में देखा है कि मैग्नीशियम का जो कलर था वो कौन सा था, ब्राइट वाइट कलर था। इसके बाद कैल्शियम की बात करें तो ब्राइट रेड है। आपको याद होगा पिछली स्लाइड में फर्स्ट पे कैल्शियम था तो उसमें कौन सा कलर था, रेड था। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साइड जो बनते हैं मेटल्स के, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बेरिलियम के जो ऑक्साइड हैं ये वाइट होते हैं, एम्फोटेरिक के। एम्फो मीन बोथ, यानी एम्फोटेरिक एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के तौर पे भी रिएक्ट कर रहा है। डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ है या बेस के साथ है। अगर तो बेस के साथ है तो एज एन एसिड ये एक्ट करेगा। अगर ये जो है बेस के साथ है तो एज एन एसिड, और अगर एसिड के साथ है तो एज अ बेस के तौर पे ये रिएक्ट करेगा। इसके बाद हम बात करें मैग्नीशियम की तो ये वाइट और बेसिक ऑक्साइड है। कैल्शियम का भी बेसिक, ये सारे ही ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी बेसिसिटी की कि इनका जो बेसिक करैक्टर है उसका ट्रेंड क्या है, तो बेसिक करैक्टर का ट्रेंड बेरिलियम से कैल्शियम की तरफ अगर जाएं तो इंक्रीज होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो बेसिक करैक्टर होगा वो किसका होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का। वाटर के साथ बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता, रीज़न क्या है, क्योंकि वही बात जब मैंने पहले भी बताई है कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है तो बहुत मुश्किल ही होता है और ये इम्पॉसिबल हो जाता है। बेरिलियम जो है वो मज़ीद वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, हार्श कंडीशन पे भी नहीं करता, यानी स्टीम भी दें तो ये इजीली नहीं करता, हाईली स्टेबल होता है। रीज़न ये है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, दो कंडीशंस हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, यानी स्टीम। कोल्ड वाटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जबकि स्टीम के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होगी। यहाँ पे बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो ये स्पेरिंगली सोलुबल है और ये वीकली बेसिक हाइड्रोक्साइड है। अगर हम बात करें कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड की, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो ये भी स्पेरिंगली सोलुबल है और ये वाइट सस्पेंशन बनाता है लाइम वाटर एंड इज मोर बेसिक देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये सस्पेंशन लाइम वाटर, ये आपने देखा भी होगा, ये जो है एप्लीकेशन इसकी है नेक्स्ट, बल्कि लास्ट पे हम इसी चैप्टर में इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इन्हीं रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम आगे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में। एसिड के साथ रिएक्शन की बात करें तो बेरिलियम एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद बात करें डाइल्यूट एसिड की, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कैसे होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, सल्फेट बनता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैल्शियम भी सिमिलर देखें तो कैल्शियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके बाद बात करें इनके जो सल्फेट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो बेरिलियम का जो है वो वाटर में सोलुबल है और मैग्नीशियम का भी सोलुबल है, जबकि कैल्शियम सल्फेट का जो है वो स्पेरिंगली सोलुबल है। अब सोलुबिलिटी याद रखें कि बेरिलियम से हम स्ट्रोंशियम की तरफ जब जाएंगे, बेरियम तक जाएंगे बल्कि तो क्या होगी, सोलुबिलिटी कम होती जाएगी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न इनके साइज़ की है। केटाइन और ये जो सल्फेट है इनके कंपेरेबल जो साइजेस हैं उसकी वजह से इनकी लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो वेरी करती है और इसी लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी भी साथ ही अपना रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से इनकी सोलबिलिटी जो है वो वेरी करती है। अब हम बात करें तो सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड की, तो हाइड्रोक्साइड हमने देखा कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता इजीली, तो ये कम ही होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैग्नीशियम के साथ स्पेरिंगली सोलुबल, अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड की तो मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड सोलुबल स्पेरिंगली है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्पेरिंगली सोलुबल है। तो बच्चों ये तो टेबुलर फॉर्म में जो है मैंने आपके जो टॉपिक्स दिए हुए थे इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स आपकी बुक के अंदर उसको ब्रीफली एक टेबल की फॉर्म में इसको कंपाइल कर लिया गया। अब कोई बुक का आपका जो वर्ड है वो स्किप नहीं हुआ, हमने हर वर्ड को, हमने हर लाइन को, हमने हर पॉइंट को डिस्कस किया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्विक चेक की तरफ, हम आ गए हैं, बल्कि 17 चैप्टर का फर्स्ट क्विक चेक है। आपने बच्चों नोट्स बना लेने हैं अपने, ठीक है, साथ साथ
लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हाथ से बने हुए नोट्स जो हैं, जब वो आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी मेमोरी जो है वो बहुत बेटर होगी। आपको मेमोराइज़ करना आसान होगा और आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है आपकी वो भी अच्छी होगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो मेरी एडवाइस बच्चों आपके लिए ये है कि जब अब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बुक, तो अपने नोट्स बनाएं, ठीक है? अपने नोट्स बनाएं, जो आपको चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आते कोई, तो उसको लिखते जाएं साथ साथ। एट द एंड आप उनको देखें, स्टडी करें, तो आपको ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंडिंग होगी। क्विक चेक में हम पहला सवाल डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन लिखनी है हमने कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ और बेरियम की वाटर के साथ। अभी अभी हमने ये पीछे टेबल देखा है, टेबल में हमने कैल्शियम और बेरियम के वाटर के साथ रिएक्शन भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट में जो है मैंने आपको आगे मेंशन भी कर दिया है कि ये आंसर जो है आपने कैसे लिखने हैं। रिएक्शन जो है आपके कैल्शियम का रिएक्शन जो है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देगी, ठीक है। बेरियम जो है बेटा वाटर के साथ रिएक्ट, बेरिलियम सॉरी जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो स्ट्रोंशियम और बेरियम के बारे में है कि ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो दोनों ही सल्फेट बनाते हैं और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कंपैरिजन अगर हम करें इनके रिएक्शन का कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ देयर रिएक्शन, तो स्ट्रोंशियम जो है वो हाई रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेरियम। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बेरियम की आपने प्रिडिक्ट करनी है डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों। तो हमने डेंसिटी देखा था कि ग्रुप में डेंसिटी बढ़ती है, बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी डेंसिटी। और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट अगर प्रिडिक्ट करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी बेरियम की अगर बात करें 700 राउंड अबाउट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है वीकर मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से आसान होता है कम टेम्परेचर के साथ ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अटेन किया जा सकता है। और इसकी वजह क्या है कि लार्जर एटॉमिक साइज होता है।